नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, दूसरे चरण का भी चुनाव संपन्न हो गया और उसी तरह से निराशा हाथ आई जैसे 19 अप्रैल को पहले चरण में निराशा हाथ लगी थी। मतदान प्रतिशत कम, लोगों में उत्साह नहीं। 2014 और 2019 में लहर होती थी और लोग कहते थे कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, लेकिन वह लहर गायब है। उदासीनता कायम है मतदाताओं के बीच। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना हेट स्पीच दे रहे हैं, जितना झूठ बोल रहे हैं, जितना चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जितना विपक्ष का मखौल उड़ा रहे हैं झूठ की बिसात पर, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है मतदान पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। हर रोज नया झूठ ईजाद कर रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। जो बातें, जो झूठ कांग्रेस के न्याय पत्र में है ही नहीं, उसे पता नहीं कहां से उखाड़ करके ला रहे हैं और जनता के बीच में परोस रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि उस झूठ, फरेब, जुमलेबाजी, मोदी की गारंटी का कोई असर नहीं हो रहा है मतदान पर। आज जो मतदान प्रतिशत आया वह 19 अप्रैल के पहले चरण से थोड़ा से ज़्यादा सुकून देने वाला है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आज का भी मतदान प्रतिशत यही साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुरी हार होने जा रही है। 2014 में 68% मतदान पड़ा और 2019 में 69% के आसपास मतदान पड़ा। तो जब जब मतदान भारी मात्रा में हुआ, मतदान बढ़ा, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लहर चल रही है और इस लहर में नरेंद्र मोदी की जीत हो रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा नहीं कर रही है। हालांकि उसके प्रवक्ता और उसके छुटभइये नेता जरूर दावा कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व दावा नहीं कर रही है। और 400 पार तो भूल ही गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, योगी, जितने भी स्टार प्रचारक हैं, 370 और 400 पार का नाम अब नहीं ले रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं लेने जा रहे हैं, हैट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में तो उनका सफाया पहले से ही था। पहले से ही उन्हें केरल, तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली है। वोट जरूर मिले हैं, लेकिन सीट नहीं मिली है। इस बार भी वही होने वाला है। रही बात तेलंगाना और आंध्र की, तो यहां पर भी इनका जनाधार नहीं है। इनसे ज्यादा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जनाधार केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है। तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत में लगभग पूरा साफ कर देगा। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन, जिसमें कि वाम दल के भी लोग हैं और स्टालिन भी है। आंध्र प्रदेश में कैसा मुकाबला होगा वो तो चुनाव होने पर समझ में आएगा। लेकिन तेलंगाना के बारे में कहा जा सकता है कि अभी अभी वहां पर केंद्र कांग्रेस की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद का ये पहला चुनाव है जो कि काफ़ी सुकून देने वाला हो सकता है कांग्रेस के लिए। पिछली बार से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं, कितनी ज़्यादा आ सकती हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए
शुभ संकेत नहीं आ रहे हैं। इससे यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैट्रिक लगाने की बात कह रहे थे, जो 400 पार 370 पार की बात कह रहे थे, उसकी हवा निकल चुकी है। और हवा तो ऐसे राम मंदिर की भी निकल चुकी है, CAA जैसे नफरती कानून की भी निकल चुकी है, और जितने भी एजेंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के आए चुनाव जीतने के लिए, सबकी हवा निकल चुकी है। लेकिन आज हम चर्चा यही करेंगे कि दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण, चौथे चरण और आखिरी चरण तक क्या स्थितियां होने वाली है। आपको हम बताएं कि एक बात पर ध्यान किसी ने नहीं दिया है। चुनाव की घोषणा जो की गई है, तिथियों की घोषणा की गई है, इसमें भी हिंदू मुस्लिम देखने को मिल सकता है। 7 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें कि 4 चरणों में 4 दिन शुक्रवार आ रहा है। आज भी शुक्रवार है 26 अप्रैल को, 19 अप्रैल को भी शुक्रवार था, और अभी 2 शुक्रवार और आने हैं। शुक्रवार का दिन मुस्लिम समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जुमे की नमाज उस दिन शर्तिया 5 बार नमाज पढ़ते हैं और पूरा दिन अपने धार्मिक कार्यों में लगाना पसंद करते हैं। इसलिए शुक्रवार का चुनाव किया गया कि शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन ज़्यादा मुस्लिम वोट देने के लिए नहीं जाएंगे और कट्टर मुस्लिम अपने धर्म के कार्यों में, जुमे की नमाज अता करने में लगे रहेंगे। तो एंगल देखिए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग तिथि की घोषणा तो करता है, लेकिन चुनाव आयोग की तिथियां क्या चुनाव आयोग बनाता है? कतई नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय से चुनाव की तिथियां आती हैं और चुनाव के सभी नियम, शर्तें, कानून जो थोपे जाते हैं पक्ष विपक्ष पर, आचार संहिता के सभी शर्तें, सब कुछ सुनिश्चित होता है प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो आज जो स्थिति है, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इन 2 चरण में के चुनाव से जो आहट आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरे चरण के लिए कौन सा झूठ बोलेंगे, आज का आप रवीश कुमार का वीडियो देखिए कि प्रधानमंत्री का अगला झूठ कौन सा होगा तीसरे चरण के चुनाव के लिए, और 7वें चरण के चुनाव तक के लिए कितने झूठ खोद खोद करके इतिहास से लाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करने के लिए, वह तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की हेट स्पीच के खिलाफ 20 अप्रैल को जिस तरह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर के शिकायत दर्ज की थी, उसकी कार्रवाई की गई है, दिखाने के लिए कार्रवाई की गई है। आप तो जानते ही हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली है नरेंद्र मोदी की, जैसी वो डोर हिलाते हैं वैसे कठपुतली नाचती है। लेकिन एक नौटंकी यह भी थी कि हेट स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग लेटर जारी करता है, सम्मन देता है जेपी नड्डा को, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो सम्मन जारी किया जाता है वो जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब देखना यह है कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच कम करवा पाने में सक्षम होंगे। और एक मजे की बात हम आपको बताते हैं कि इधर जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग का शिकायती पत्र जाता है, सम्मन जाता है, और उधर 2 घंटे बाद, सम्मन जाने के 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री
उसी तरह की हेट स्पीच देने लगते हैं जिस तरह की 19 अप्रैल और उसके पहले दिया करते थे। जिस तरह से बांसवाड़ा में उन्होंने कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी, जिस पर के जनता खुद भी नहीं विश्वास कर सकती कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिम महिलाओं में बांट दिया जाएगा, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन करके अल्पसंख्यकों मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। इस बात पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री के झूठ से, जुमले से तो इस देश का बच्चा बच्चा भी वाकिफ है। और आप खुद देख रहे हैं कि आज 26 अप्रैल को जो चुनाव हुआ है उस पर उनके हेट स्पीच का कोई असर नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम बटे होते तो निश्चित रूप से हिंदू भारी मात्रा में निकल करके आते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ लहर होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। धांधली इस मामले में बूथ लेवल पर की जा रही है कि मैंने भी वोट दिया आज गाजियाबाद में कांग्रेस की डॉली शर्मा को, लेकिन हमारे मोहल्ले में दलित और पिछड़े समाज के लोग जितने हैं उसमें 90% से अधिक वोट नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। हमारे इस तरफ सामने, इधर पीछे तरफ जितने भी घर हैं, हर घरों के लोग हमें उस समय मिले जब मैं जा रहा था मतदान देने, तो डॉक्टर साहब बगल में रहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, उनकी पत्नी ने हमसे कहा कि हमारा नाम तो लिस्ट से गायब है, हम कैसे चुनाव दें, जाइए आपका भी नाम नहीं मिलेगा। तो दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का लगभग 15 से 20% तक नाम काटा गया है वोटर लिस्ट से। और इतना कम नहीं होता। इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले जितने भी समुदाय या जाति के लोग हैं उसमें से अधिकांश का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है गाजियाबाद की सीट पर। अतुल गर्ग यहां पर भारतीय जनता पार्टी के होने वाले सांसद हैं और कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉली शर्मा है। दोनों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन हम चुनाव की समीक्षा करने, चुनाव प्रक्रिया को आत्मसात करने के बाद यह निश्चित कर चुके हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, क्योंकि दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े समुदाय के 90% लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, क्योंकि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था। और यह शिकायत सिर्फ हमारी गली, हमारे मोहल्ले की नहीं है, पूरे गाजियाबाद की है। तो आज आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किस तरह का खेला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में उन्हें 2014 में 62 और 2019 में 72 सीटें मिली हैं। और इस बार मिशन 80 का अभियान चलाया था योगी, मोदी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। इनका मिशन 80 का अभियान तो नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं उससे यही लगता है कि 60 का आंकड़ा जरूर छू लेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इतना भी कम नहीं है, अगर 60 तक पहुँचते हैं तो 20 सीट की कमी हो जाएगी और इसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से करेंगे? मुश्किल काम है। लेकिन आज जो चुनाव हुए हैं उसका सबसे बड़ा संदेश ये जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज हारने जा रहे हैं। अरुण गोविल जो मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हारने वाले हैं। वहाँ पर दलित वोटों की संख्या ज़्यादा है, पिछड़े वोट भी ज़्यादा हैं और दलितों पिछड़ों को संविधान खत्म करने की घोषणा करने वालों में अरुण गोविल भी हैं। तो अरुण गोविल अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे।
मेरठ की जनता ने जो संदेश जारी किया है, वहाँ के दलितों ने, पिछड़ों ने, अम्बेडकरवादियों ने, दलित आंदोलन और बहुजन समाज से जुड़े आंदोलनकारियों ने, कि वहाँ पर अरुण गोविल को एक भी वोट नहीं मिलने जा रहा है। इसी तरह से क्षत्रिय समाज भी मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। लगभग 5% वोट है क्षत्रिय समाज का, और ओबीसी एससी का तो वोट समझ लीजिए कि 50% से भी ऊपर है। तो 55 और 60% तक वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरुण गोविल को हराने के लिए करेंगे। और अरुण गोविल को इसलिए खड़ा किया कि राम नाम की लूट है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया, ऐसे में अरुण गोविल को खड़ा किया जाए तो जीत हासिल हो सकती है। लेकिन अरुण गोविल भी जाएंगे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन, उसका भी कोई खास असर नहीं होने वाला है। CSDS के सर्वे में पता चल गया है कि 2% लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाले हैं, जिन्हें भरमाया जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है। ऐसे लोगों की संख्या 2% है। और मंदिर पर जो सर्वे के आंकड़े आए हैं, 8% वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकते हैं। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। और अगर हिंदुत्व और मंदिर के वोट को मिला दिया जाए तो 10% वोट मिल सकते हैं। और इस 10% वोट से 90% वोट का सामना नहीं किया जा सकता है। और 90% वोट जो खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जाने वाला है, उसका सबसे बड़ा कारण संविधान को खत्म करने, संविधान को बदल देने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऐलान है। इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तमाम मंदिरों का दौरा करना, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के 13 मंदिरों का दौरा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। और हमें लगता है कि अब इस देश की जनता समझदार हो गई है। धर्म, पाखंड और अंधविश्वास के बूते वोट देना नहीं चाहिए। कितना भी कोशिश कर लें, अब इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकांश मतदाता समझदार हो चुके हैं। और जो समझदार नहीं हुए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच समझदार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो का कभी नाम नहीं लिया चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन हर चुनाव में, हर सीट पर अगर वो रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार जरूर करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मुस्लिम कनेक्शन देखते हैं और मुस्लिम कनेक्शन को इस ढंग से उठाते हैं कि लोग उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। मुस्लिम कनेक्शन यहाँ तक कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र मुस्लिम महिलाओं को सौंप दिया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम देखते हैं और उसे मुस्लिम लीग से जोड़ते हैं। वाह प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी हार होगी तो उस हार में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। जिस तरह से आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इसी के बूते आप पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। गुजरात में यही करके जीता है आपने, और गोधरा से ही आपकी शुरुआत होती है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। मुसलमानों के खिलाफ